हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जयराम चौधरी और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर साइंस गुरु द बेस्ट। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। क्लास 10 चैप्टर 15 अवर एनवायरमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर टर्म 2 सीबीएसई टर्म 2 एग्जामिनेशन जो भी आपका अप्रैल में होने वाला है, उसके लिए हर चैप्टर के मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आपके लिए आ रहा हूँ। इसमें से मैंने केमिस्ट्री के दोनों चैप्टर के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दिए, फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दिए। उन वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखिए। ये वो क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार की मार्किंग स्कीम में सैंपल पेपर जो भी आया है सीबीएसई का, उसके अकॉर्डिंग ये सारे क्वेश्चंस है जिनके आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। मोस्ट इंपोर्टेंट सेलेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप इनको देखिए। आज हम करेंगे चैप्टर 15 अवर एनवायरमेंट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ये चैप्टर फुल चैप्टर मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है, पहले आप इस चैप्टर को समझिए, इसके कंसेप्ट को समझिए हर एक को, ठीक है। तो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट है मेरी 10th बायोलॉजी की, वहां पर ये वीडियो सारे मिल जाएंगे आपको। इसमें से अवर एनवायरमेंट फुल चैप्टर मिल जाएगा आपको। ओजोन लेयर डिप्रेशन फुल मैंने अलग से एक पूरा ओजोन लेयर को एक्सप्लेन कर रखा है, इस पर जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं। फूड चेन पूरा एक्सप्लेन है ना। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो फूड चेन और ओजोन लेयर डिप्लीशन, बायोमैग्निफिकेशन, ये 2-3 टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, इन पर सबसे ज्यादा चांसेस है बनने की। तो इनके मैंने अलग अलग वीडियोस बना रखे हैं, आप वहां से देखिए ताकि आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखो कुछ क्वेश्चन है जो मैं लेकर आया हूँ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। व्हाट इज द हार्म ऑफ क्ले कप्स, है ना। क्ले कप्स ये बॉक्स में दे रखा है थोड़ा सा चैप्टर में। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि भाई जैसे पॉलीथीन जो प्लास्टिक कप है ना, उनका अल्टरनेटिव हो सकता है क्ले कप्स। पहले चले भी थे, इनको कुल्हड़ कहते थे। जैसे ट्रेन में है ना, जो चाय बेचने के लिए जो कप है ना, वो कुल्हड़ में होते थे पहले पुराने टाइम में, लेकिन फिर उन पर जो धीरे धीरे बैन लगा दिया। क्यों नहीं लगाया, क्यों लगाया, या ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर क्या हो सकता है कि व्हाट इज द हार्म ऑफ क्ले कप्स। Because clay cups causes depletion of top fertile soil as they are formed from the top fertile clay soil। भाई क्ले कप किससे बनेंगे, क्ले से बनेंगे। और जो क्ले सॉइल है वो एक फर्टाइल सॉइल होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है, इसमें फसलों के लिए बहुत अच्छी होती है। और ये उस जो टॉप सॉइल है, उस टॉप सॉइल से बनते हैं सारे मिट्टी के बर्तन जो बनते हैं, क्ले से बनते हैं। तो फिर वो एक तरीके से सॉइल पोल्यूशन, या हम कह सकते हैं कि सॉइल डिग्रेडेशन, रिमूवल ऑफ द सॉइल, सॉइल इरोजन हो रहा है। इसलिए ये प्रैक्टिस जो है ना वो सही नहीं है। द नंबर ऑफ, देखो ये क्वेश्चन समझना है ना, अच्छा क्वेश्चन है ये। द नंबर ऑफ मलेरियल पेशेंट्स और मलेरिया पेशेंट्स इंक्रीजेस इन अ टाउन व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ फ्रॉग्स वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम द टाउन। व्हाट कुड बी द रीजंस। नंबर ऑफ मलेरिया पेशेंट्स किसी टाउन में या गांव में मान लो ऐसा हुआ कि मलेरिया के पेशेंट्स एकदम से कुछ दिनों में इंक्रीज होने लगे। और ये तब इंक्रीज हुआ जब वहां से पास में कोई लेक थी या पॉन्ड था, वहां से फ्रॉग्स को एक्सपोर्ट कर दिया गया, या मान लो फ्रॉग किसी वजह से मर गए, किसी वजह से। ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, ये डाल सकते हैं, इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका क्या रीजन हो सकता है। तो देखो यहाँ पर फूड चेन वाला कंसेप्ट है। हमें पता है एक्वाटिक फूड चेन इस तरह से होती है, फाइटोप्लैंक्टन, देन जूप्लैंक्टन, देन मॉस्किटो लार्वा, देन फ्रॉग। फ्रॉग इन मॉस्किटो लार्वास को कंज्यूम कर जाते हैं। लेकिन जब यहाँ से फ्रॉग अगर रिमूव हो गए, जैसे हम जानते हैं कि अगर एक कोई मेंबर या कोई लेवल अगर रिमूव हो जाएगा तो उससे जो जस्ट पहले वाले लेवल उनके नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। अगर फ्रॉग यहाँ से रिमूव हो गया तो क्या हुआ, मलेरियल जो लार्वा है इनके नंबर इंक्रीज हो गई वहां पर, और ये इंक्रीज होने की वजह से मलेरिया के पेशेंट इंक्रीज होने बाद। सो इन द एब्सेंस ऑफ फ्रॉग नंबर ऑफ मॉस्किटोज लार्वा इंक्रीजेस व्हिच कॉजेस द इंक्रीज इन द मलेरियल पेशेंट्स। अगला क्वेश्चन देखो। व्हाई इज द ओजोन लेयर लॉस मोर इन कोल्ड रीजन्स। क्लास 9 में भी ओजोन लेयर था, आपने पढ़ा था कि अंटार्कटिका के ऊपर है ना 1980s में एक बड़ा सा होल देखा गया था। तो जो कोल्ड रीजन्स है वहां पर ये होल ज्यादा क्यों होता है, या वहां पर डिप्रेशन ज्यादा क्यों होता है, ये क्वेश्चन है। व्हाई इज द ओजोन लेयर लॉस मोर इन कोल्ड रीजन्स। तो देखो वहां पर उसका आंसर है ना, मेन ये चीज है कि कोल्ड रीजन्स में ना बादल बहुत ज्यादा बनते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर में वहां पर बादल बनते हैं, क्लाउड्स फॉर्मेशन होते हैं। और ये बादल जो बनते हैं ना, क्लाउड्स जो बनते हैं, ये एक सरफेस प्रोवाइड कर देते हैं केमिकल रिएक्शंस के लिए। वो केमिकल रिएक्शन जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है, इसलिए कोल्ड रीजन्स में ओजोन लेयर का जो डिप्रेशन है वो ज्यादा होता है। ओजोन लेयर इज मोस्ट सीवियर इन दी वर्ल्ड्स कोल्डेस्ट रीजन बिकॉज क्लाउड्स ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर दैट आर कॉल्ड पोलर स्ट्रेटोस्फीयर। क्योंकि कोल्ड रीजन्स अंटार्कटिका और ये आर्कटिका और ये कहां पर है, पोलर रीजन में, पोल्स पे। तो वहां पर पोलर स्ट्रेटोस्फीयर जो है ना, वहां पर क्लाउड्स बनते रहते हैं, हमेशा रहते हैं क्लाउड्स। और these clouds provide a surface for chemical reaction that results in depletion of ozone layer। ओजोन लेयर पर जो भी क्वेश्चन बन सकता है ना, वो क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। जो वीडियो आप आई बटन में लिंक देख रहे हो, जिसका डिस्क्रिप्शन में ओजोन लेयर अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, ये वीडियो जरूर देखना आप। देखो ये जो रिएक्शन है मैं आपको फिर से वापस बताता हूँ। क्या होता है कि ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन वहां पर पहुंच जाते हैं ओजोन लेयर तक। और ओजोन लेयर डिप्लेशन होता कैसे है, देखो ये जो CFCs है, जैसे ये CFCs है, CF2Cl2, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, फ्लोरीन और क्लोरीन एक एक होती है, तो 2 फ्लोरीन 2 क्लोरीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स।
ये स्पेसीज वहां पहुंच गई कहां पर, जहां ओजोन लेयर है, और वहां पर यूवी रेज जो कि हाई एनर्जी रेज है, इन यूवी रेज की वजह से इनमें से एक क्लोरीन एटम अभी यहाँ से अलग हो जाएगा। इस तरह से दूसरा होगा, फिर फ्लोरीन एटम होंगे, और फ्लोरीन क्लोरीन दोनों ही फिर आगे ओजोन को डिप्लीट करेंगे। देखो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से ये बार बार एक ही क्लोरीन का एटम जो है ना कितने सारे ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिप्लीट कर सकता है। यहाँ से ये एक क्लोरीन इसमें से अलग हो गया और ये CF2Cl ये बन गया। अब ये जो क्लोरीन एटम अलग हुआ यहाँ से, ये क्लोरीन एटम ओजोन को डिप्लीट करता है, ये ओजोन के साथ में रिएक्शन करता है और ओजोन को कन्वर्ट कर देता है ऑक्सीजन में और बना लेता है ClO। ठीक है, मोनोक्लोरो ऑक्साइड। ठीक, ये ClO बना लेता है। अब क्या होगा, अब यहां से जो ये बना, ये ClO जो बना क्लोरो मोनोऑक्साइड, ये जो ओजोन ऑक्सीजन के एटम है वहां पर उनके साथ में रिएक्शन करता है और ये बना लेता है Cl+O2। ठीक है, Cl+O2, ऑक्सीजन वापस बन गई, लेकिन ये फिर से एक फ्री रेडिकल बन गया क्लोरीन का, या फ्री एटम बन गया। ये क्लोरीन का एटम वापस यहाँ आ जाएगा इस पोजीशन पे, यानी फिर से ओजोन को डिप्लीट करेगा। फिर वही रिएक्शन होगी, ऑक्सीजन और क्लोरो मोनोऑक्साइड बनेंगे। क्लोरो मोनोऑक्साइड फिर से ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, फिर से क्लोरीन एटम और ऑक्सीजन। ये क्लोरीन एटम फिर आ गया यहाँ पर, फिर डिप्लीट करेगा ओजोन को, यही रिएक्शन होगी, फिर आ गया। इस तरह से बार बार एक क्लोरीन का एटम है ना बहुत सारे ओजोन के एटम को डिप्लीट करता है। अब ये ऑक्सीजन एटम यहाँ कहाँ से आया, तो वो जो फ्री एटम बनते हैं ना वहां पर, कि जब ऑक्सीजन होती है वहां पर और अल्ट्रावायलेट रे जो हाई रेडिएशन है उनकी वजह से ऑक्सीजन जो है वहां पर हाई एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन एटम में कन्वर्ट हो जाती है और ओजोन इसी तरह से बनती है। फिर ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ में ऑक्सीजन एटम जो है इस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की हाई एनर्जी की वजह से कंबाइन होकर ओजोन बना लेता है। तो ये ऑक्सीजन एटम्स जो है ना, ये ऑक्सीजन एटम यहाँ से मिल जाएंगे इनको और इस तरह से ये डिप्लीशन होगा। तो ये डिटेल में मैंने आपको इस वीडियो में समझा रखा है, आप वहां से देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई देयर इज ओनली 3 और 4 स्टेप्स ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन। और ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, व्हाट लिमिट्स द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन द फूड चेन। Generally, a food chain consists 3, 4 or 5 steps trophic level. Why? Because only 10% energy is transferred to the next level. So after 3, 4 or 5 steps, the energy available to transfer to the next level is very less. ठीक, बहुत कम एनर्जी बच जाती है, इसलिए 3 या 4 स्टेप ही किसी फूड चेन में होते हैं। There is a loss of energy as we go from one trophic level to the next. Only 10% energy is transferred to next level. So after 3, 4 steps, the energy available is very less. जैसे मान लो फूड चेन है, ठीक है, ये प्रोड्यूसर है और प्रोड्यूसर से हर्बीवोर और हर्बीवोर से कार्निवोर और कार्निवोर, मान लो ये है। टोटल अवेलेबल एनर्जी एट प्रोड्यूसर लेवल इज 1000 जूल। अब इसका 10% नेक्स्ट लेवल में जाएगा, 1000 का 10% कितना हो गया 100 जूल, तो यहाँ पर कितना जाएगा 100 जूल। अब 100 जूल में से 90% तो यही कंज्यूम कर लेगा यहीं पर, इसके रेस्पिरेशन में, इसके एक्सप्रेशन में, कुछ एनवायरमेंट में हीट की फॉर्म में, कुछ रिप्रोडक्शन में। बाकी बची 10% जो नेक्स्ट लेवल में जाएगी। 10% ही किसी एक लेवल से अगले लेवल में जाती है, या उसके पास इतनी होती है उसकी बॉडी में जो नेक्स्ट लेवल में जा सकती है। तो अब इसका 10% कितना हो गया 100 जूल का 10% यहाँ पर आ गया 10 जूल। अब अगर इसके बाद ही कोई आगे और स्टेप है तो बताओ, देखो 10 जूल कितनी एनर्जी बचेगी यहाँ पर, ओनली 1 जूल। इसका 10%, 10 का 10% कितना हो गया 1, तो 3 स्टेप के बाद में कितनी एनर्जी कम हो गई भाई, 1000 का 1 जूल कितना है 1000 टाइम्स डिक्रीज हो गई। दैट्स व्हाई ओनली 3 और 4 स्टेप्स और ट्रॉपिक लेवल्स आर पॉसिबल इन ए फूड चेन। जनरली ऐसा ही होता है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाई सम सब्सटेंसेस आर डिग्रेडेबल एंड अदर नॉट। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, सबसे पहले ये हमारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो इसमें से ये पूछा कि कुछ बायोडिग्रेडेबल होते हैं, कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, क्यों? तो बायोडिग्रेडेबल तो वो होते हैं जिनको डिकम्पोज कर देंगे, ब्रेक डाउन हो जाएगा उनका, सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, मेटल है, ये लंबे टाइम तक जो एनवायरमेंट में पड़े रहेंगे, जिनको डिकम्पोजर्स डिग्रेड नहीं करेंगे, जिनका ब्रेक डाउन नहीं होगा। ठीक है, तो क्यों ऐसा क्यों होता है, वाई सम आर डिग्रेडेबल, वाई सम आर नॉन डिग्रेडेबल। तो देखो इसका रीजन ये है कि ये एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में या प्लांट की बॉडी में, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, जैसे हमारी बॉडी में जो कुछ भी हो ना वो सारा डिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, ये सबका डिकम्पोज जो बैक्टीरिया फंजाई है ना वो डिकम्पोजिशन कर देंगे, ब्रेक डाउन हो जाएगा और सिंपल सब्सटेंस, कार्बोहाइड्रेट का सिंपल सब्सटेंस क्या बनेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। प्रोटीन का सिंपल सब्सटेंस क्या बनेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो इन मेन न्यूट्रिएंट में, सिंपल सब्सटेंस में वो कन्वर्ट करके हमारी बॉडी को या प्लांट की बॉडी को आफ्टर द डेथ, और वो सब किस में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, सोइल में मिक्स हो जाएंगे। लेकिन जैसे पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, मेटल है, इन पर वो एंजाइम काम नहीं करेंगे। एंजाइम कौन से, जो बैक्टीरिया और फंजाई के पास एंजाइम है, सेप्रोफाइट्स, जैसे हमें पता है सेप्रोफाइट्स क्या होता है, अपनी बॉडी से डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करते हैं एक्सटर्नली
और फिर उसको सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं जो भी फूड होता है, और फिर उसको सक करते हैं। सेप्रोफाइट्स यही तो होते हैं, ज़्यादातर इसी तरह से काम करते हैं। तो बैक्टीरिया, सेप्रोफाइट्स, फंजाई वगैरह इस तरह से काम करते हैं। तो इनके जो एंजाइम है, जो बैक्टीरिया के पास एंजाइम है, जो फंजाई के पास एंजाइम है, वो एंजाइम स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक का मतलब कि वो केवल ऑर्गेनिक मैटर को ही कन्वर्ट कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक मैटर को या इस तरह से जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उनको डिकम्पोज करने की पावर नहीं है उन एंजाइम के पास में, वो उसका ब्रेकडाउन नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई सम आर दी biodegradable and other are the non-biodegradable substance. Decomposition of substance is enzyme specific. Decomposers, bacteria, fungi, saprophytes, etc. have specific enzymes which degrades the organic matter into simpler substance. They do not have specific enzymes to degrade the non-biodegradable waste. That's why. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, व्हाट विल हैपन इफ डिकम्पोजर्स आर नॉट देयर इन द इकोसिस्टम। क्या होगा अगर इकोसिस्टम या एनवायरनमेंट में डिकम्पोजर्स नहीं होंगे। इफ देयर आर नो डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम और इन द एनवायरनमेंट, तो क्या होगा, जो डिकम्पोजर्स काम करते हैं वो काम नहीं होगा। डिकम्पोजर्स का जो रोल क्या है, देखो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, व्हाट आर डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स गिव टू एग्जांपल्स, व्हाट इज देयर रोल, व्हाट इज देयर इंपॉर्टेंस, व्हाट हैपन इफ देयर वर नो डिकम्पोजर्स, है ना, इस तरह से। तो इसको समझ लो आप अच्छे से। देखो डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, फंजाई, सेप्रोफाइट्स, ये डिकम्पोजर्स होते हैं। व्हाट इज देयर रोल, डिकम्पोजर्स डिकम्पोज, व्हाट दे डिकम्पोज, ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर आफ्टर द डेथ ऑफ ए प्लांट और एन एनिमल। ठीक है, किसी एनिमल की या प्लांट की डेथ होने के बाद में उसका डिग्रेडेशन करना, उसकी प्लांट बॉडी को डिस्पोज कर देना, ब्रेक डाउन कर देना, क्लीन कर देना, उसके अंदर जो भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, प्रोटीन है, फैट है, जो भी है, उसको सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में, नाइट्रोजन में, कार्बन में, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन में तोड़ देना, और उन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम जो न्यूट्रिएंट है उनको किसमें मिक्स कर देना, सॉइल में मिक्स कर देना, एयर में मिक्स कर देना, वाटर में मिक्स कर देना, यानी बायोजियोकेमिकल साइकिल को कंप्लीट करना। डिकम्पोजर्स नहीं होंगे तो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स नहीं होंगे, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स नहीं होंगे तो न्यूट्रिएंट का साइक्लिक फ्लो नहीं होगा, यानी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं होंगे किसको, सॉइल को, सॉइल को अवेलेबल नहीं होंगे तो प्लांट्स को अवेलेबल नहीं होंगे, प्लांट्स को नहीं होंगे तो हमें नहीं अवेलेबल होंगे, यानी एक तरह से पूरा जो सिस्टम है ना, जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी लाइफ ही डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इवोल्यूशन या जो भी है सब कुछ, यानी जीवन एक तरह से असंभव हो जाएगा, लाइफ विल बी इम्पॉसिबल इफ देयर वर नो डिकम्पोजर्स। इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इनका है। ठीक है, दूसरा हम ये लिख सकते हैं इसमें कि दे आर द क्लींजर। ठीक है, वो सफाई कर्मचारी है हमारे एनवायरमेंट के, दे आर द क्लींजर एजेंट और क्लीनिंग एजेंट, क्लींजिंग एजेंट ऑफ द एनवायरमेंट। दे क्लीन अप द एनवायरमेंट बाय डिकम्पोजिंग द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। सो ये जो दो काम करते हैं वो नहीं हो पाएंगे। ठीक है, सो रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट, recycling of nutrients of soil, that means biogeochemical cycles will not take place. They help in cleansing the environment, so this will be affected, or this will not happen. ठीक है, what are decomposers, what is their role बता दिया मैंने आपको। the microorganism which breaks down the complex organic substance into simple inorganic substances, bacteria, fungi are the and saprophytes are the decomposers। ये क्वेश्चन देखो अगला, which of the following will harm the will have the maximum concentration percentage amount of harmful chemical in its body। इनमें से सबसे ज्यादा किसकी बॉडी में हार्मफुल केमिकल्स जैसे डीडीटी है, पेस्टिसाइड्स है, इंसेक्टिसाइड्स है, पोल्यूटेंट्स है, इनकी सबसे ज्यादा परसेंटेज होगी। तो ये कंसेप्ट है कौन सा, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। देखो दो टर्म आती है यहाँ पर, आप आगे की क्लासेस में पढ़ोगे, बायोलॉजिकल एक्यूमुलेशन एंड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, दोनों में डिफरेंस है। देखो दोनों में भी जो है ना इंक्रीज होता है, पेस्टिसाइड्स, डीडीटी वगैरह की परसेंटेज इंक्रीज होती है, लेकिन एक्यूमुलेशन का होता है जस्ट एक्यूमुलेटेड, इकट्ठा होना। ठीक है, प्रोग्रेसिवली इंक्रीजमेंट नहीं होता, जिस तरह से बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में होता है कि एक लेवल से अगले लेवल में जाएंगे तो मल्टीपल ऑर्डर में इंक्रीज हो जाए। ठीक है, मल्टीपल ऑर्डर में, और वो भी एक्सपोनेंशियल। ठीक है, जैसे 5 ppm है अगर फर्स्ट लेवल में, तो अगले में 25 ppm, उससे अगले में 125 ppm, इस तरह से इंक्रीज होता है। तो ये तो है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो हमारे यहाँ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ही है, एक्यूमुलेशन नहीं है। ठीक है, तो देखो ये अब देखो ये होता क्या कि एक लेवल से अगले लेवल पे जैसे ही जाते हैं तो हाई इनकी कंसंट्रेशन जो है ना प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होती जाती है। क्यों होती जाती है, ये सारे रीजन पूरा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन अच्छे से मैंने इस वीडियो में बता रखा है, आप इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से इसको देखिए, समझ में आ जाएगा पूरा। क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, डिकम्पोजेबल नहीं है, इनका डिकम्पोजिशन नहीं होता, तो जिसकी बॉडी में आ गए उसमें इकट्ठा रहेंगे, और अगली बॉडी में जाएंगे तो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो पिकॉक में सबसे ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल पे कौन है, पिकॉक है। ठीक है, ये देखो ये फूड चेन जो बन रही है इनके बीच में, सबसे पहले ग्रास, ग्रास से ग्रास ऊपर, देन फ्रॉग टू स्नेक, स्नेक टू पिकॉक। सो हाईएस्ट कंसंट्रेशन विल बी फाउंड एट दिस लेवल, एट दिस ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, अगर ये पिकॉक की जगह मैन हो सकता है,
हो सकता है सांपों को खाने वाले, बिल्कुल नागालैंड के लोग सांपों को खाते हैं, है ना, हो सकता है बहुत सारे ऐसे भी, या कोई दूसरी फूड चेन हो सकते हैं। यहाँ पर तो ह्यूमन बीइंग की पोजीशन कहाँ पर है, यहीं पर तो है, टॉप लेवल पे। तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन इज फाउंड इन ह्यूमन बीइंग ऑफ दीज हार्मफुल केमिकल्स, दिस इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है, विच फूड हैबिट इज बेस्ट, या विच फूड हैबिट इज गुड फॉर ह्यूमन बीइंग, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। भाई जो जितना जल्दी देखो इसमें, या दो फूड चेन दे सकता है आपको, एक ये दे सकता है या एक कोई दूसरे दे सकता है, कोई दूसरी। एक मान लो ऐसी फूड चेन है जिसमें, मान लो एक फूड चेन ऐसी है जिसमें प्लांट है और प्लांट से सीधा ही मेन है। एक मान लो ऐसी फूड चेन है जिसमें पहले स्टेप पर प्लांट है, दूसरे पर हर्बीवोर है, फिर कार्निवोर है, या फिर मान लो यहाँ पर थर्ड लेवल पे या फोर्थ लेवल पे मेन हमारी पोजीशन है। तो बताओ कौन सी फूड चेन हमारे लिए बेस्ट है? ये वाली, वेजिटेरियन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कम होगा, कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स यहाँ पर कम पहुंचेगी, क्योंकि हम केवल प्रोड्यूसर लेवल को ही कंज्यूम कर रहे हैं। तो सबसे कम किस में होती है? प्रोड्यूसर लेवल में। और यहाँ पर देखो आप, प्रोड्यूसर लेवल से इसमें ज़्यादा मिलेगी और इससे इसमें ज़्यादा मिलेगी। तो अगर हम डायरेक्ट प्लांट को कंज्यूम करेंगे तो कम कंसंट्रेशन पहुंचेगी, कम अमाउंट पहुंचेगा डीडीटी पेस्टिसाइड हार्मफुल का। और अगर हम इसको कंज्यूम कर रहे हैं तो इसमें इंक्रीज लेवल है ना, तो यहाँ से ज़्यादा पहुंचेगी। तो एक क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है इस पर। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन पे दो तीन तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इसको आपको अच्छे से करके जाना इंपॉर्टेंट है। व्हाई एनर्जी ऑफ हर्बीवर नेवर कम बैक टू प्लांट्स ऑटोट्रोपस, हर्बीवर से एनर्जी वापस ऑटोट्रोप्स को क्यों नहीं आती? तो देखो इसका आंसर है, बिकॉज फ्लो ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल इन फूड चेन। फूड चेन में एनर्जी ट्रांसफर हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। एनर्जी ऑफ सन सोलर एनर्जी ट्रांसफर्ड इनटू केमिकल एनर्जी बाय द प्रोड्यूसर बाय द प्लांट्स। प्लांट से एनर्जी जाएगी हर्बीवर्स में, हर्बीवर से एनर्जी कार्निवोर में, फिर टॉप कार्निवोर में। तो एनर्जी लेवल, एनर्जी जो ट्रांसफर है वो हमेशा क्या है? यूनिडायरेक्शनल है। एनर्जी ऑफ वन ट्रॉपिक लेवल नेवर कम बैक टू द प्रीवियस लेवल, वापस कभी पीछे के लेवल में नहीं आएगी, एक लेवल से आगे ही जाएगी। तो यूनिडायरेक्शनल, इसलिए कार्निवोर से एनर्जी कभी हर्बीवर्स में नहीं आएगी, हर्बीवर से एनर्जी वापस प्रोड्यूसर्स में, ग्रीन प्लांट्स में वापस नहीं आएगी। व्हाट विल हैपन इफ ऑल द कार्निवोर आर रिमूव्ड फ्रॉम द अर्थ? देखो ये क्वेश्चन आ सकता है, इफ ऑल द कार्निवोर आर रिमूव्ड, इफ ऑल द हर्बीवर्स आर रिमूव्ड, इस तरह से। तो अगर किसी एक ट्रॉपिक लेवल को हम रिमूव करेंगे तो पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। फूड चेन डिस्टर्ब होना यानी होल इकोसिस्टम इज डिस्टर्ब। इकोसिस्टम में डिस्टर्बेंस होना मतलब एंड ऑफ लाइफ है एक तरीके से, ठीक है। द होल इकोसिस्टम विल बी डिस्टर्ब, विल डैमेज्ड, एंड दिस विल लीड टू एंड ऑफ लाइफ। अगर कार्निवर्स के नंबर कम हो जाएंगे या रिमूव कर देंगे कार्निवर्स को, तो क्या होगा? हर्बीवर्स के नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। अब जब हर्बीवर्स के नंबर इंक्रीज हो जाएंगे तो वो ओवरग्रेज करेंगे, सारे प्लांट्स को खा जाएंगे, वो प्लांट्स के नंबर खत्म हो जाएंगे। प्लांट्स अगर खत्म हो जाएंगे तो फिर फूड नहीं बचेगा, लाइफ ही नहीं रहेगी अर्थ पे। The population of herbivores will increase if we remove all the carnivores, and these large population of herbivores will overgraze. As a result, all plants will disappear from the earth by overgrazing, and the biosphere will get disturbed, which will lead to end of life on the earth. What is food web? One बात में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है डेफिनेशन। तो इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स फॉर्म फूड वेब, आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई फूड चेन जो है ना वो क्या बनाती है? फूड वेब बनाती है। आर प्लांट्स एक्चुअली प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी? No. They are not the producers of energy. They are the producer of food, but they are not producer of energy. Energy is produced by the sun. The ultimate source of the energy on earth is the sun. जितने भी source of energy है ना हमारे पास में आज अर्थ पे, उन सब का source जो है ना वो sun ही है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते प्लांट, केवल एनर्जी को वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी बाय द प्लांट्स, सो दे आर द converter, they are the transducer of solar energy into chemical energy. ये क्वेश्चन है, राइट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन। पूछा जा सकता है आपसे, ओजोन के हार्मफुल इफेक्ट क्या है? अगर ओजोन जो है हार्मफुल गैस है वो डायरेक्ट अगर अर्थ पे आ जाए, अर्थ सरफेस पे आ जाए, तो ये हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं। स्किन कैंसर हो सकता है, डैमेज टू आईज, हमारे आईज को, रेटिना को डैमेज कर सकती है, डैमेज टू इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम को ये डैमेज कर सकती है। इसके अलावा प्लांट्स पे भी इसका हार्मफुल इफेक्ट है, प्लांट्स को भी ये नुकसान पहुंचाती है। तो इस तरह से इसके हार्मफुल इफेक्ट आप लिख देना। तो ये था पार्ट 1 ऑफ आवर एनवायरमेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ आवर एनवायरमेंट पार्ट 1। कुछ क्वेश्चंस मैंने इसमें आपको दे दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस और है जो इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, तो वो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। इस वीडियो को आपको कैसा लगा मुझे बताना है कमेंट करके। अगर आपको पसंद आया बाकी वीडियो तो आपको लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।